हरिओम स्वामी जी। ओ हरि हरिः ओम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारुञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐ औ छायावरट् णन् यमगणनं झभय गडदस् जबगडदस् खप छटत चटतौ कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में कल जो पाठ हुआ था हमारा, उसमें हमने हल संधि के कुछ सूत्रों पर विचार किया। उसमें समासुटी सूत्र पर हमने विचार किया। गमो हर्स्वादिची गमुण नित्यम के रूप हमने बना लिए थे, प्रत्यंगात्मा सुगंधीश संचयुत। उसके पश्चात समासुटी पर हमने विचार किया। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा पे हमने विचार किया। अनुनासिकात् परो अनुस्वारः पर हमने विचार किया। और खरवसानयो विसर्जनीयः पर भी हमने विचार किया। समासुटी में हमने क्या देखा कि सम के मकार को लेकर कोई बात कही गई कि यदि ऐसा सुट में सुट कुछ पर में हो, सुट एक आगम होता है, तो सुट अगर पर में हो और सम का मकार हो तो सम के मकार को रू आदेश हो जाए। फिर आगे जाके उन्होंने क्या बताया कि अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा। इन दो सूत्रों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अनुनासिक और अनुस्वार जो ला रहे हैं हमारे, ये दोनों सूत्र आगे बहुत प्रयोग होने वाले हैं। अभी इस प्रकरण में पूरे में समझो, अभी ये हल संधि में ही जो सूत्र बचे हैं, इनमें बार बार ये अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा और अनुनासिकात् परो अनुस्वारः बार बार निकल के आएंगे। तो कोई शंका इसमें नहीं रहनी चाहिए। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा कहता है कि इस रूप प्रकरण में, यानी 8-3-1 से लेके 8-3-12 तक के जो सूत्र हैं यहाँ, वो इस रूप प्रकरण के लिए कहा गया है। अत्र रूप प्रकरणे रो पूर्वस्य अनुनासिको वा। कहते हैं इस रूप प्रकरण में जो आप जो रू लेके चल रहे हैं उससे पूर्व में अनुनासिक हो विकल्प से। इस रू प्रकरण में जहाँ भी आपने रू लाए हैं आप, उससे पूर्व जो हैं आपको अनुनासिक आदेश करना होगा, वो भी विकल्प से। अर्थात एक पक्ष में रूप वैसा ही रहेगा और दूसरे पक्ष में आपको अनुनासिक करना होगा। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु, ऊपर जो चंद्रबिंदु दिखता है वो अनुनासिक। अच्छा, ऐसा कहने से क्या हुआ, हम पीछे जो सम और सुटी का जो हमारा रूप चलता आ रहा था पीछे से, वो संपूर्ण ये समो रू सुटी के रूप में सम, और वहाँ से सम के मकार को रू आदेश होके फिर बाद में हमें सुट का जो सकृता दिख रहा था, उसमें देखने से हमें आगे पता चला कि सूत्र के अनुसार अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा के अनुसार
यहाँ पर इसको अनुनासिक आदेश हो गया, अर्थात सकार उत्तरोत्तर अकार को अनुनासिक आदेश हो गया और अनुनासिक आदेश होने से वह फिर जो है हमारा अनुनासिक रूप बना। ठीक है, फिर वहाँ से आगे जब हम बढ़ते हैं तो कहते हैं अनुनासिकात परो अनुस्वारः। इस सूत्र में क्या कहते हैं कि अनुनासिक वाले रूप को छोड़कर, जो आपने एक में अनुनासिक कर दिया, उस अनुनासिक वाले रूप को छोड़कर आपके पास जो दूसरा रूप बचा है, अब दूसरे रूप में तो हमारे पास ऐसा का ऐसा ही है, मतलब रेफ है, सर धन सकृता है, रेफ है विकल्प वाले रूप में, कहते हैं उसमें आपको अनुनासिक नहीं करना है, बचे हुए में उसमें आपको अनुस्वार कर देना है और वो भी आगम कर देना है, न कि आदेश। वस्तुतः आगम और आदेश ये इस प्रकार होने के बावजूद भी दोनों चंद्र बिंदु और जो अनुस्वार का एक बिंदु दिखता है, दोनों एक ही जगह दिखते हैं, सकार के ऊपर ही दिखते हैं, लेकिन फिर भी ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि अनुनासिक जो है वो आदेश है और अनुस्वार जो है वो आगम है। एक दृष्टि ये दिमाग में हमारे होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो बहुत जगह आपको मिलेगा कि रूप एक जैसे बनते होंगे या दिखने में एक जैसे लगते होंगे, लेकिन उनकी जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया में कुछ भेद होगा। इसलिए इस प्रक्रिया ग्रंथ में हमें कहाँ क्या भेद है उसका ध्यान रखना है, इसी से हमारे बुद्धि जो है विकसित होती है और यही इसमें ध्यान रखने की बात है। तो वहां पे फिर दो रूप बन गए हमारे। एक रूप बना दिया था हमारा अनुस्वार अनुनासिक को लेकर अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तुवा ने, और अनुस्वार को लेकर दूसरा रूप हमारा बना दिया अनुनासिकात परो अनुस्वारः सूत्र ने। तो ये यहाँ पर दो रूप यहाँ खड़े हो गए। तो उसके बाद तीसरा सूत्र यहाँ पर आया जो इन दोनों रूपों में कुछ छेड़छाड़ करने के लिए प्रस्तुत होता है। दो रूप बनने के बाद में ये दो रूप आप लोगों को जो दिख रहे हैं, इसमें एक रूप वो तो मिटा दिए थे, दो आप लोग पूर्व के वीडियो में आपको दिखेंगे। वो जो दोनों रूप आपको दिख रहे हैं, वो दोनों रूप में फिर अब खरावसानयो विसर्जनीय सूत्र जो है, खरावसानयो विसर्जनीय सूत्र वहां पर दोनों रूपों में कुछ कार्य करता है। ये बात कल हमारी चर्चा में आई थी कि जो भी हमारे दो रूप बने, अनुनासिक अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तुवा से और अनुनासिकात परो अनुस्वारा से, उन दोनों में खरावसानयो विसर्जनीय कुछ कार्य करता है। ये खरावसानयो विसर्जनीय क्या कार्य करता है? ये दो कंडीशन में कार्य करता है। एक तो पर में इसको खर मिल जाए, खर प्रत्याहार में आप लोग जानते हैं ख प छ ट, इस तरह वर्ण आप लोगों ने देखे हुए हैं खर प्रत्याहार में। तो खर प्रत्याहार के जो वर्ण मिल जाएं, या तो ऐसा हो या दूसरी कोई शर्त ऐसी मिल जाए कि पर में अवसान हो। विरामो अवसान सूत्र आगे आप पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य ये है कि अब इसके बाद कुछ नहीं है, वहां अवसान हो गया, रुक गए, वहां बिल्कुल खाली है। या तो कोई भी जो है अवसान मिल जाए आपको, या फिर आपको अवसान नहीं मिला तो खर प्रत्याहार पर में मिल जाए। इन दोनों में से कोई भी स्थिति आपको खड़ी हुई मिल जाए, खर मिल जाए या अवसान मिल जाए, दोनों ही स्थिति में आपको वहां पर जो पदांत रेफ जो मिला है, रेफ के स्थान पर आपको वहां पर विसर्ग कर देना है, रेफ के स्थान पर। और रू में भी उकार हमारा जो था वो उपदेश अद से चला गया था, तो रेफ ही मिल गया था। जिस प्रकार ये रूप है सर धन सकृता, इसमें सकार जो है ये सकार खर प्रत्याहार में आता है। और दूसरा जो रूप है उसमें भी सकार जो है खर प्रत्याहार में आता है। तो दोनों ही स्थिति में खर पर में मिल रहा है और रेफ भी पूर्व में मिल रहा है, तो रेफ के स्थान पर हमारा विसर्ग हो गया। तो दो रूप यहां पर हमारे ये विसर्ग वाले बन गए थे। क्या बने थे? खरावसानियो विसर्जनीय सूत्र से। एक तो हमारा कुछ इस प्रकार बन गया था, ये चंद्र बिंदु वाला, ठीक है, ऐसा, और पर में सकर्ता, ठीक है। एक हमारा रूप कुछ इस तरह का बन गया था, खाली एक बिंदु वाला, अर्थात अनुस्वार वाला। कल यहां तक ही पहुंचे थे ना हम, है ना? कल यहां तक हमने दो रूप जो थे वो दर्शा दिए थे। एक पे चंद्र बिंदु, अर्थात ये चंद्र बिंदु वाला किससे बना है रूप? अत्र अनुनासिको वाले सूत्र से। और ये सामान्य जो अनुस्वार है एक बिंदु, अनुस्वार जो होता है ये किससे बना?
अनुनासिका, अनुनासिका पर्वत अनुस्वार, हाँ अनुनासिकात, इस सूत्र से। ये दो रूप हमने कल बना के देख लिए थे। यहाँ पर ये बात अगर किसी को अभी भी इन दो सूत्रों में कोई डाउट हो, अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तुवा में और अनुनासिका परो अनुस्वारः में, तो पूछ सकता है, क्योंकि ये दोनों सूत्र बार बार अब सामने आने वाले हैं। ये सूत्रों की अगर आपको पकड़ करनी है तो पकड़ इनकी ये है, एक तो इनमें मुख्य बात ये, दोनों जो है रेफ के स्थान पर जो है, इन दोनों सूत्रों में क्या हो रहा है, पहले क्या कर, पहला सूत्र जो कर रहा है अत्रानुनासिक वाला जो सूत्र कर रहा है, वो कर रहा है हमारा रेफ के स्थान पर रेफ से पूर्व हमारा आकार के स्थान पर हमारा अनुनासिक कर रहा है, अनुनासिक, ये अनुनासिक है। और अनुनासिकात परो अनुस्वार है जो कर रहा है, वो हमारा कर रहा है क्या, अनुस्वार कर रहा है, अनुस्वार। ये दोनों सूत्र ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद दोनों ही सूत्रों में हमने क्या लगाते हैं, खरवसानियों, ठीक है, खरवसानियों सूत्र जो है इसमें लग जाता है। तो ये खरवसानियों, ये तीन सूत्र जो है बहुत प्रस्तुत होने वाले हैं। खरवसानियों का जो काम है वो मुख्य ये है, स्पष्ट है, कंडीशन तो ये दो मांगता है, शर्त तो दो है इसकी, या तो खर परे हो या अवसान। और करता क्या है, रेफ को विसर्ग बनाता है, रेफ को विसर्ग। किसी भी स्थिति में इसको रेफ से पर में अवसान मिल जाए या खर मिल जाए तो विसर्ग में कन्वर्ट कर देगा। ये आगे विसर्ग संधि में भी आने वाली है। वस्तुतः कई लोग तो ये विचार करते हैं कि ये जो सूत्र इत्यादि अभी आएंगे, बोले इनको अगर विसर्ग संधि में भी रखते तो भी काम चल सकता था, क्योंकि इनमें विसर्ग का लेन देन तो स्पष्ट दिख ही रहा है। खैर, तो वो थोड़ा आगे पीछे करके भी ये समझाना पड़ेगा। तो अब हम इसमें जो वार्तिक आ रहा है, संपुंगा नाम सो वक्तव्य, इससे पहले अब इसमें सूत्र में खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र में जो हमारा कार्य हो गया, उसके बाद ये वार्तिक आ रहा है संपुंगा नाम सो वक्तव्य। इस वार्तिक को पढ़ने से पहले हम दो सूत्र और पढ़ लेते हैं, ताकि इस वार्तिक को और अच्छे से समझने में हमें मदद हो। थोड़ा फेरफार कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने तो जो ग्रंथकार हैं उन्होंने सूत्र अपनी दृष्टि से रखे, लेकिन कई बार विद्यार्थियों को समझ में आए उसके लिए भी कोई दृष्टि बदलनी पड़ जाती है। अच्छा, अब हम क्या रखते हैं, इन रूप को ऐसा का ऐसा ही हम रख लेते हैं, और इसके बाद हम दो सूत्र समझ लेते हैं ठीक से। इन रूपों को फिर हम छेड़ते हैं, उसके बाद इसको फिर से लिख लेंगे रूप को, भले पहले दो सूत्र हम समझ लेते हैं। आसान ही सूत्र हैं वो, और हाँ, एक हम सूत्र समझ लेते हैं, यही इसी पेज पर दिया हुआ है। यही सूत्र दो जगह है, इस पेज पर भी है और आगे विसर्ग संधि में भी है। तो इस सूत्र को थोड़ा पहले समझ लेते हैं। तो सूत्र है ये, विसर्जनीयस्य सह, इसको यहां समझ लेते हैं। ये आगे भी है सूत्र, दो चार सूत्र छोड़ के फिर आगे है, फिर उससे आगे विसर्ग संधि में भी है। तो ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि दो दो जगह जब दिया है ये सूत्र तो इसका प्रयोग होगा काफी, तभी तो ऐसा दिया है ना, विसर्जनीय विसर्जनीय सह 8-3-34 सूत्र है। तो ये विसर्जनीय से सूत्र क्या कहता है हमारा, इसको यदि आप इसकी वृत्ति, अच्छा वृत्ति आगे भी नहीं, वो इसको, ये आसान है, ये आसान है। क्या है इसमें कि विसर्जनीय षष्ठी है, अर्थात इसके स्थान पर होने वाला है कुछ, और इसके स्थान पर जो होगा वो आदेश होगा, तो वो प्रथमा ही होगी। तो देखने से बात बनती है कि ये विसर्जनीय सह में कितना क्या है, षष्ठी और प्रथमा है। तो और देखने से भी हमें समझ में आता है ये विसर्जनीय सह सूत्र जो है। तो यहाँ पर षष्ठी और प्रथमा है इनमें। अब सूत्र क्या कह रहा है, विसर्जनीय कह रहा है, खरी इन्होंने लिख दिया इसकी वृत्ति में खाली, यानी खरी का मतलब क्या होगा, खरी का मतलब होगा खर पर हो गए, क्योंकि इसमें खरी में सप्तमी है ना, खरी सप्तम्यांत है,
खरी पद जो है वो सप्तम्यांत है। अच्छा, एक बात का और कई बार ऐसा हो जाता है, प्रमाद हो जाता है ऐसा, तो वो प्रमाद का आप लोगों को उस प्रमाद की आदत ना बने और आप लोग उस बात को वैसे ही बोलने का एक क्रम रखें। हम जो ये बोलते हैं ना कि ये सप्तमी है, ऐसे ही जो पद होता है उसको सप्तम्यांत बोलते हैं, उसको सप्तम्यांत पद है ऐसा बोला जाता है। सप्तमी, प्रथमा, द्वितीया, तो वो जो प्रत्यय होते हैं ना सुओजस, उनके साथ बोला जाता है, सुओजस इति प्रथमा ऐसे बोलते हैं। तब इसको ये नहीं बोलते कि ये सप्तमी है, खरी सप्तमी है, ये बोलना शुद्ध उच्चारण नहीं है। हमसे भी गलती होती है कभी, लेकिन आपको बता तो दें कम से कम, है कि नहीं। यदि मुंह से कोई बात, जैसे कई बार जो है बहुव्रीहि समास को बहुरी निकलता है मुंह से, ऐसा होता है ना, प्राय आदत पड़ जाती है वो, लेकिन शुद्ध का भी हमें पता होना चाहिए। देखो, शुद्ध पता हो के आप अशुद्ध भी बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पता ही नहीं है तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए बता रहे हैं, जैसे खरी कहना, तो खरी के लिए हम क्या बोले कि खरी जो पद है वो सप्तम्यांत पद है, अर्थात सप्तमी अंत पद है। सप्तमी है ना इसके अंत में, सप्तम्यांत। सप्तमी और अंत को फिर इकोय अणची से जोड़ देते हैं ना, सप्तम्यांत बोल देते हैं उसको। बात समझ में आ रही है? इकोय अणची तो जानते ही होंगे, सप्तमी और अंत है, इकार है, उदरा है, सप्तम्यांत ऐसे बोल देते हैं ना, उस तरह से। तो ये इस तरह से इसको बोलते हैं। अच्छा, खरी जो है इसमें क्या आपको देखने को प्राप्त हो रहा है कि खर प्रत्याहार के पर होने की बात हुई है। खर प्रत्याहार में आप जानते ही हैं, ख सर तक जाएंगे, अर्थात विसर्ग से पर में यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, ये सूत्र क्या कह रहा है, विसर्ग से, बड़ा सरल सूत्र है और बड़ा काम आता है। विसर्ग से पर में यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो क्या हो, उस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाए, सकार, नहीं सकार, सकार आदेश होगा ना, विसर्ग विसर्जनीय सह है ना, है कि नहीं। विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाए, सकार आदेश हो जाए। अच्छा, देखो इसमें आगे भी है ना चक्रिनिस्त्रा, और ये आगे भी है विष्णुस्त्राता, सकार आदेश है ना ऐसा। तो यदि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो उसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाए, सहा है ना क्योंकि। अच्छा, अब ऐसी स्थिति हमें कहाँ मिली, यही रूप को देखिए आप फिर से, कहाँ मिली ऐसी स्थिति हमें, फिर से लिख लेते हैं हम इसको। ये मिली ना हमें, ये सह बना ना, सा पे फिर सह बनाए इस तरह से, और दूसरा वाला हमारा सामान्य बिंदु, लेकिन विसर्ग तो उसमें भी है, दोनों में विसर्ग है। इस तरह की सकृता, यानी कि सह सकृता और सह सकृता, और एक में चंद्रबिंदु है अर्थात अनुनासिक है, एक अनुस्वार है। दोनों ही स्थितियों में आप देखो, सकार जो है, ये दोनों सकार खर प्रत्याहार में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आते हैं। और यहां विसर्ग है तो शर्त तो मिल गई, अर्थात क्या हो जाना चाहिए, विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाना चाहिए, ऐसा है कि नहीं है। तो ये सूत्र ने जो कहा वो यहां प्राप्त है, लेकिन क्या हुआ कि आगे एक सूत्र आ गया, उसको भी, अगले सूत्र को भी हम पढ़ लेते हैं। अगले पेज पर आप खोलिए, ये अगले पृष्ठ पर आइए, विसर्ग संधि ही में आप आइए, वहां पर एक सूत्र है वाशरी, ये सूत्र आप देखिए, 8-3-36। ये फिर से भी आएंगे पढ़ने में, आप चिंता मत करना, सरल है वैसे तो, लेकिन फिर भी इसमें कोई ऐसी, वाह का मतलब आप जान ही गए कि कोई कार्य विकल्प से होना है, और सरी है तो सरी क्या है, हाँ, विभक्ति इत्यादि की दृष्टि से, हाँ, कौन सी विभक्ति में शरी पद हुआ, शरी पद कौन सा विभक्त्यांत है, थोड़ा धैर्य से बोलना, जल्दबाजी नहीं करना, धैर्य से थोड़ा। नहीं, कैसे, आपने देखा ना कई जगह, देखो कितना सारा बताया है पहले, आज से ध्यान रखो। जैसे अच्छी है, ऐसा बोला था हमने कभी पहले, तो क्या थी, सप्तमी थी ना, तो ऐसे अंदाजा लगाया करो ना कि ये सरी भी सप्तमी होगी, ये भी सप्तमी होगी। थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। कल को कोई कुछ पूछ बैठता है तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नहीं, वो हरि जो है ना, हरि, वो उसका प्रातिपदिक और वो उसका पूरा अलग है, हरि के जैसे इसको नहीं समझना है। ये हलंत में आ गया,
जैसे अच का रूप आपको शुरू में नहीं थे ना, तो याद नहीं कराया। अच का रूप याद करते हैं ना, अच का, तो उसमें आता है ये अची, ऐसे आता है, जैसे शरी ऐसे आता है, वो रूप याद करते हैं ना अच का। हरि का रूप इस तरह से नहीं चलता। हरि का रूप वैसे आपने ऐसे देख लिया होगा कि हरि, तो उसमें क्या होता है, चलो उसमें हरि का रूप भी यदि चलाओ आप, तो हरि का रूप कैसे होता है? क्या कभी आपने ऐसा रूप हरि का देखा है? आप चुप रहना, आप बताना। ऐसा होता है प्रथमा एक वचन हरि, आप बताइए ऐसा होता है? विसर्ग होता है कि नहीं? तो इसमें विसर्ग थोड़ा ही है, शरीर में कहाँ विसर्ग है? तो फिर हरि के सदृश कैसे मानेंगे इसको? है ना, कहाँ है? नहीं, वाह नहीं, यहाँ विसर्ग देखो, हरि में यहाँ विसर्ग होता है ना, नहीं वाह नहीं, ये शरीर जो है इसमें कहीं आपको विसर्ग दिख रहा है? तो ये इसका मतलब हरि के सदृश नहीं है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो शरीर में ये सप्तम्यांत है शरी, और वाह का मतलब विकल्प से। तो वो क्या कह रहे हैं इसकी वृत्ति में तो खैर बोधन किया है, वृत्ति लिखी है इसकी ग्रंथकार ने। वृत्ति कह रही है शरी विसर्गस्य विसर्गो वाह, यानी सर के परे रहते विसर्ग को विसर्ग ही रह जाए। सर प्रत्याहार का वर्ण यदि पर में हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाए, लेकिन कैसे? विकल्प से। अर्थात एक पक्ष में विसर्ग को विसर्ग रखो और दूसरे पक्ष में आप जो सूत्र प्राप्त हो रहा हो वो सूत्र लगा दो। ऐसा ही तो करते हैं हम, जब कोई भी विकल्प से रूप बनाते हैं तो एक पक्ष में जो कार्य बोलते हैं वो कार्य कर देते हैं, और दूसरे पक्ष में यदि कोई अन्य सूत्र प्राप्त हो तो अन्य सूत्र को हम वहां लगा देते हैं। तो इसमें क्या है, यहां पर वाशरी प्राप्त है, देखिए देखो, विसर्जनीय से सहा यहां पर प्राप्त है क्योंकि विसर्ग से पर में खर मिल रहा है, लेकिन उससे भी एक और उसका सूत्र बाध करने वाला वाशरी प्राप्त है क्योंकि यहां शर प्रत्याहार का सकार है। भाई सकार जो है वो हमारा खर प्रत्याहार में भी आता है और शर प्रत्याहार में भी आता है, तो वाशरी सूत्र ने विसर्जनीय से स का बाध कर दिया कि नहीं कर दिया? जैसे आद गुणा हम पढ़ के आए थे, आद गुणा में हमने क्या पढ़ा था कि अच के पर रहते तो आद गुणा लगा देते थे, लेकिन जब वृद्धि आदेश आ गया तो वृद्धि आदेश ने थोड़ा छोटा कर दिया। वृद्धि आदेश ने केवल 4 वर्णों पर सूत्र मांग लिया, वहां 9 वर्णों पर सूत्र था, एच पे मांग लिया उसने। तो इसी तरह से यहां शरी वाशरी सूत्र ही इसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा उपयुक्त है। तो विसर्जनीय से सहा तो लगाएंगे नहीं, वाशरी लगाना चाहिए। यहां पर वाशरी प्राप्त हो रहा है, आपको समझ आ रहा है फोन पे हम जो कह रहे हैं? है ना, वाशरी प्राप्त हो रहा है ना, यहाँ पहले विसर्जनीय से सह प्राप्त है, उसके बाद ऐसी सिचुएशन में वाशरी प्राप्त है। आपको ये बात पकड़ में आ रही है? नहीं आ रही है तो बता देंगे, इसमें कोई बात नहीं है। कई बात नहीं आती एक साथ पकड़ में, फिर से बता देंगे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई हमारा जो है स्थिति क्या बन गई थी, सकार के ऊपर लिखा है चंद्रबिंदु और सामने लिखा, उसके आगे लिखा है विसर्ग सह, इस तरह हमने लिखा है, और फिर धन सकृता। एक रूप तो ये हमारा लिखा है बोर्ड पर। एक लिखा है सकार के ऊपर सामान्य बिंदु अर्थात अनुस्वार और उसके सामने विसर्ग, आगे विसर्ग उसके, फिर सकृता। एक रूप हमारा ये है। ये 2 रूप हमारे पास प्रस्तुत हैं। इन दोनों रूप में हमने देखा कि विसर्जनीय से सह सूत्र जो है वो प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो कहता है कि विसर्ग से पर में यदि आपको खर प्रत्याहार का वर्ण मिल जाए तो आपको विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वाशरी सूत्र हम देखते हैं आगे विसर्ग संधि का, तो वाशरी सूत्र कहता है कि ठीक है आपने कह दिया कि खर प्रत्याहार के पर रहते विसर्ग को सकार आदेश हो जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि खर में से आपको शर मिल जाए, खर के अंदर ही शर प्रत्याहार आ जाता है नहीं आ जाता? ऐसे तो बहुत सारे प्रत्याहार है कि एक प्रत्याहार के अंदर दूसरा छोटा प्रत्याहार आ जाता है, तो इसी तरह से खर के अंदर आ गया कि नहीं? खर के अंदर शर आ गया, तो शर प्रत्याहार का जो वर्ण है स स सा, उसमें तो 3 ही वर्ण है, ज्यादा वर्ण नहीं है। बोले इन 3 वर्णों के लिए मुझे छूट दे दो। बोले क्या छूट दे दे? छूट ये दे दो कि विसर्ग को आप विसर्ग ही रहने दीजिए, और विकल्प से, ये इसका अपवाद करके आ गया, और विकल्प से एक पक्ष में आप जो करना चाहें कर लेना, लेकिन एक पक्ष में आप जो है इसको विसर्ग को विसर्ग ही छोड़ दें। आई बात समझ में आपके? फोन पर पूछ रहे हैं।
जी 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 ठीक, तो यहां पर इसका अपवाद कर दिया वाशरी ने, ये बात हो गई। लेकिन बात यहां भी रुक नहीं रही है बात और आगे बढ़ेगी। जो विसर्ग था, हम्म, विसर्ग को लोप होकर फिर दूसरा नया विसर्ग आ गया। दूसरा विसर्ग क्या, विसर्ग को विसर्ग ही रहने दो, अच्छा, रहने ही दो, कुछ नहीं कुछ परिवर्तन ही नहीं करना विसर्ग को। इन्होंने बोला ना वृत्ति में, सरी विसर्गस्य विसर्गो वा सरी, आप उसको लोप करके आप दूसरा लिखो या वैसे लिखो, रहना विसर्ग ही है। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहे, वो ये कहना चाह रहे हैं, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहना चाहिए, ठीक है, उसको बदलना नहीं है, हाँ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। अब अगला एक सूत्र और, अब आपके वार्तिक समझ में आएगा। आपकी पृष्ठभूमि इन दो सूत्रों से जम गई कि ये जो हमारा सिचुएशन बनी थी ऐसी, ये इसमें जो है वार्तिक अब क्या करने जा रहा है। अब आ गया वार्तिक। अब वार्तिक इन दोनों सूत्रों को काट देगा। देखो, विसर्जनीय से सह सूत्र ने कुछ बोल दिया, उसको काट दिया वाशरी ने, अब वाशरी को भी काटने आ गया वार्तिक। अब वो वार्तिक पे आ जाइए, आप फिर से अपने उसी पृष्ठ पे आ जाइए जो आपने पढ़ा था, सूत्र खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र में जो आप वार्तिक पढ़ने जा रहे हैं, अब उसको पढ़ते हैं। अब चलते हैं वार्तिक की तरफ। वार्तिक कहता है संपुंका नाम सो वक्तव्य, ये वार्तिक है। वार्तिक क्या कह रहा है, संपुंका नाम सो वक्तव्य। इसमें तीन हैं, तीन शब्द हैं, सम, पुम और कान। सम, पुम और कान, तीन वर्ण हैं इसमें, ठीक है। संपुंका नाम, अब संपुंका नाम का मतलब हो गया, सम कोई शब्द है, पुम कोई शब्द है, कान कोई शब्द है। कान, ये कान शब्द, सम शब्द तो समझ में आता है, पुम भी समझ में आता है, ये कान शब्द कहां से आ गया, वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए ये कान शब्द कहां से आ गया। यही कान, ये आ गए कान हमारे ना, हमारे कान है जो है, यही शब्द तो नहीं है कहीं, ये ऐसे बहुत मामले आने वाले आगे, तो कौन सा हो सकता है कान। सम तो समझ में आता है, उपसर्ग इत्यादि पढ़ पढ़ा के आए हैं, सम तो इतनी बार आ चुका। पुम का भी अंदाजा आप लगा लोगे कि कुछ इसका पुल्लिंग उल्लिंग से संबंध है, पुंस से पुम हुआ है तो। लेकिन ये कान शब्द जो है, ये तो पहले भी लोक में सुना सुनाया सा है, ये कान कौन सा है, आप बताएंगे फोन पे, ये कान शब्द कौन सा लगता है, कान शब्द, क्योंकि इस सूत्र में वार्तिक में कह रहे हैं संपुंग का नाम सो वक्तव्य। तो कान क्या है, सम भी समझ में आ रहा, पुम जो है वो पुंस के लिए है, चलो हमने बता दिया, और कान शब्द किसके लिए हो सकता है, याद नहीं आ रहा था। अच्छा, किम, किम आपने पढ़ा है, किम, किम प्रातिपदिक, किम का रूप याद है किसी को, किम के रूप में क्या होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये किम, प्रथमा बहुवचन, ये नहीं, प्रथमा बहुवचन कैसे हो गया भाई, कहा कहो किम कहो कान, द्वितीय बहुवचन। ये महाराज ये किम का कान है, हमारा कान नहीं है हम जो अपना कान समझ रहे हैं ना कि ये कान, ये कान नहीं है। किम आके पिटाई करेगा हमारी कि अपना कान घोषित कर रहे हो, मेरे कान को अपना कान बना रहे हो, ये किम का कान है भाई, तो अब सर्वनाम है ये, ठीक है, इसलिए। अच्छा, तो वो कह रहे हैं वार्तिक में संपुंगा नाम सो वक्तव्य में कि सम, पुम और कान शब्द, इन तीन शब्दों के परे यदि विसर्ग हो, देखो विसर्ग की ही सारी कहानी चल रही है, हर व्यक्ति जो है बेचारा विसर्ग को बदलने में लगा है। आज तो विसर्ग के पीछे सब कुहाड़ा लेके बैठ गए कि आपको काट ही डालेंगे, आज तो हटा डालेंगे, हैं पूरा का पूरा, ये पूरे गंगा किनारे के लोग सब विसर्ग के पीछे लग गए आज। चलो ठीक है, पहले विसर्ग के पीछे कौन लगा, विसर्जनीय से सह, फिर वो कहने लगा, वाशरी आगे कहने लगा नहीं नहीं मेरा काम है इसके प्रति, मैं करूंगा। वाशरी ने कह दिया कि नहीं ऐसा करो। अब इन दोनों से भी बात नहीं बनी, इन दोनों को से कभी कोई उस्ताद आगे खड़ा हो गया, बोले यदि सम शब्द हो, पुम शब्द हो या कान शब्द हो, इन तीनों शब्दों में हमें छूट दे दीजिए, इनसे आगे इनसे पर में यदि विसर्ग मिल जाए, सम से पर में, पुम से पर में और कान से पर में, ये सम से ही तो रूप चला था, समसुटी, समासुटी, याद आ रहा, वहां से चले थे हम, तो ये सम का ही था, सम शब्द से ही बना है ये, ठीक है। तो सम से पर में विसर्ग भी प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में क्या करो आप, सकार आदेश ही कर दो। आप कहोगे काम तो इसने वही किया जो विसर्जनीय से कर रहा था, हाँ काम तो वही करा, लेकिन ऐसे तो बहुत से सूत्र हैं जो एक जैसा सा काम करते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया तो भिन्न होती है,
उनकी शर्त तो भिन्न होती है। ऐसे तो बहुत हैं जो गुण ही करने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे आप कहेंगे आध गुणा नहीं लगा, यहाँ भी आपने गुण कर दिया तो ठीक है, लघुपद गुण उसकी स्थिति अलग है। बोले यहाँ पे आपने वृद्धि कर दी तो उसकी स्थिति अलग है। तो ये भी काम तो वही कर रहा है, विसर्ग के स्थान पर वार्तिक क्या कह रहा है, सकार ही कर दो। लेकिन कब, जब सम शब्द के बाद में हो, जब पुम शब्द के बाद में हो, जब कान शब्द के बाद में हो। अच्छे से याद रखना है, बात आगे आने वाली है। सम शब्द के बाद में, पुम शब्द के बाद में या कान शब्द के बाद में यदि विसर्ग प्राप्त है तो ऐसे विसर्ग को सकार आदेश ही हो जाना चाहिए। ये इन्होंने बात कही। तो चलो कर देते हैं महाराज। अब बचा ही क्या है, ये इसके स्थान पर यहां कर देते हैं हम। यहां क्या हो जाएगा अब, सकार। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, बात तो वही है। यहां भी फिर क्या हो गया, सकार। ऐसा लिख दो या इसको मिटा के ऐसा लिख दो। तो ये रूप इसमें अभी पुस्तक में दिखा दिए, ये रूप क्या, हाँ दिखा दिए ना, यही सिद्ध हो गए ना। तो ये रूप यहां पर सिद्ध हो गए। इनको थोड़ा साफ सुथरा सा लिखें क्या, ये दो रूप सिद्ध हुए यहां पर। दो सकार हो गए, बस एक सकार तो पहले ही था, उसमें जोड़ेंगे तो दो सकार दिखने लगेंगे आपको। संस्कृता और दूसरा भी संस्कृता। थोड़ा उच्चारण में भेद है, वो थोड़ा बारीक है, क्योंकि एक पे चंद्र बिंदु है, एक पे अनुस्वार है, थोड़ा सा भेद है। तो ये दो रूप हमारे सिद्ध यहां पर हो गए। यही दिए होंगे ना पुस्तक में। क्या टिप्पणी है 5 नंबर इस पर। अच्छा, 5 नंबर टिप्पणी में वही बात लिखी है जो हमने आप लोगों को समझा दी। संस्कृता इत्यत्र मकारस्य समासुटी इति रुत्वे, मकार को समासुटी से रुत्व हो गया। अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्यनेन सकारोत्र अकारस्य अनुनासिकत्व विकल्पे तदभावे मतलब तद अभावे, फिर दूसरे वाला जो अभाव वाला है, अनुनासिकात परो अनुस्वारा इति अनुस्वार आगमे। जो हमने आपको बातें समझा दी वो पूरी टिप्पणी में इन्होंने 5 नंबर टिप्पणी में पूरी सजा दी। इस तरह से इन्होंने जो है इसमें लिख दी। तो ये रूप यहां पर अब सिद्ध हो गए। अब अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। आपने इस रूप को सिद्ध करने में 2 सूत्र आगे के सीख लिए, विसर्जनीय से सह और वाशरी, इस तरह से। एक और बात है इसमें, वो भाष्य की बात है, लेकिन उसका ज़्यादा आपको कोई वो नहीं पड़ेगा, संस्कार के लिए भले बता देते हैं आपको। आप भाष्य में पढ़ेंगे कि सम में जो मकार आया था ना हमारा, सम में जो मकार था उसका भी लोप हो जाता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, उसका भी लोप, पाक्षिक लोप होता है, एक पक्ष में लोप एक पक्ष में नहीं होता, लेकिन उसकी चर्चा उत्तर ग्रंथ में है, तो उसको आप भले अभी रहने दें। अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूत्र है, अब देखना यहां पर जो आपने सूत्र पढ़े उससे संबंधित निकल के आएंगे, इसीलिए मैंने बार बार पिछले सूत्रों पर जोर दिया। अगला सूत्र है पुमः खय्यम परे। देखो इसमें ना आप ही चमत्कार करने वाले हैं। अब देखो कैसे चमत्कार करेंगे वो भी बता देता हूं मैं आपको। सब आपके पढ़े हुए में से बहुत कुछ इसमें निकलने वाला है, तो हम फिर उसकी चर्चा करेंगे ताकि आपके जहां आपने वो चीजें पढ़ी हैं वो सूत्र भी आपको याद आए और ये सूत्र का भी आप ठीक से अपने ढंग से अर्थ कर दें। 8, 3, 6 सूत्र का क्रमांक है। पुमः खय्यम परे। पुमः खय्यम परे में पुमः एक पद है, बताइए प्रथमा की कौन सा, प्रथमा एक वचन, किस दृष्टि से। ठीक है, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। इनको अच का रूप लिखवा देना आप,
आपके पास यदि लिखा रखा हो या आपके मस्तिष्क में हो तो इनको अच का रूप लिखवा देना। ये अच, इसका रूप लिखवाएंगे ये आपको, ये इसका, और इसको आप अपनी खोपड़ी में टिका लेना। ठीक है, अच के रूप को खोपड़ी में टिका लेना। फिर जो ये बार बार ये सामने आ रही है ना बात, ये सामने नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच के रूप में आप देखोगे ना तो अच की षष्ठी ऐसे बन जाती है, अचह। फिर वो आपके दिमाग में एकदम आएगा, अच्छा वहां तो अचह था ऐसे, तो इसका मतलब ये भी षष्ठी हो सकता है। स्वामी जी आज का रूप तो बताया नहीं आपने पहले। अच्छा, नहीं बताया। वैसे मुझे तो लगता था कि अच का रूप नहीं बताया पहले कभी। अच्छा, मरुत का रूप याद है? मरुत का रूप, हाँ मरुत, मरुत, हरिओम। हाँ मरुत का रूप देख लेना, वो भी वैसे ही चलता है। अच्छा, हाँ मरुत का रूप देख लेना, पुस्तक में मिल जाएगा। है रूप की पुस्तक है, रूप देखने वाली पुस्तक है, रूपावली है, मरुत का देख लेना। और फिर अच का अपने हाथ से लिख लेना। ऐसा मरुत है ना उसमें, ये तकार है ना, हलंत वाला है ना, बस ऐसा रूप अपने हाथ से लिख लेना पुस्तक पे। दिखाना कल मुझे लिखा हुआ, देखूंगा। कभी कल ही ना हो बोले आज तो रूप पूछेंगे गुरु जी, आज नहीं जाना, आज छोड़ दो, आज नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ये कर लेना। तो ये ऐसा और ऐसा अच का ऐसा बना लेना। फिर देखो, इसको आप पुस्तक में से देख के लिखना। फिर इसको अच को आप अपना जो आपने कॉपी में लिखा है मरुत के रूप को, फिर अच के रूप को मरुत के जैसा बना के अपने हाथ से लिखना। ऐसा पक्का हो जाएगा। फिर बार बार आपको ये विभक्ति में ना कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, मरुत का पुस्तक में से देख के लिख लेना और अच का मरुत के अनुसार अपने आप अपने पन्ने पर बना लेना। अच्छा, तो उसमें हमारे एक पद है पुमहा, पुमहा षष्ठी एक वचन है। और ये खय्यम परे को आप तोड़ने की थोड़ी कोशिश करें, इसमें कुछ टूटता है क्या पढ़े हुए सूत्र के अनुसार? खय्यम परे देख, कोशिश करो, खय्यम परे कोई टूटता है क्या? देखो हम तोड़ देते हैं। देखिए, खई, खई कर दीजिए और इसको अंपरे कर दीजिए। अब बताओ खई में कौन सी विभक्ति है? आप बताओ महाराज। सप्तमी। देखो इन्होंने झट से बताया कि नहीं बताया? क्योंकि इतनी बार अभी आप भी बता सकते थे, आपको भी बताया था हमने, शरी, अची, ऐसी, फिर क्या है खई। अब हरी नहीं पढ़ना इसको, ठीक है ना? ऐसा जब दिखता है तो उसको सप्तमी समझ लेना, है ना? थोड़ा अटकल लगानी पड़ती है ना शुरू में, बाद में पक्का हो जाता है अपने ढंग से। तो ये क्या है? खई सप्तमी। और अंपरे क्या लग रहा है? आप चुप रहे, अंपरे क्या लग रहा है? भाई आपकी बुद्धि खुलनी चाहिए ना, आप इसीलिए तो आते हैं। चतुर्थी कैसे? राम का रूप याद है? बताओ क्या होता है? रामेण तो तृतीया है। हाँ, रामेण थोड़ी पूछ रहे हैं हम। राम की सप्तमी बताओ। राम 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 का सप्तमी एक वचन बताओ। हाँ, राम का रूप भी याद करना है फिर आपको। नहीं, अगर नहीं याद है, भूल जाते हैं ना कई बार, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको याद नहीं है, कई बार विस्मृति हो जाती है, दोबारा कर लेना। रामेण सप्तमी। और महाराज एक बार एक ही मिनट में फटाफट सुना दो, स्पीड से। आप स्पीड से सुना दोगे उनको राम का रूप। रामो रामः रामं रामो रामन् रामेण रामाभ्याम रामयि रामाय रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः सुनिए, रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामे रामयोः रामेषु। रामे अंपरे, रामे अंपरे लग रहे हैं एक जैसे। तो ये क्या है? सप्तमी। सप्तमी। तो कल आपको क्या करना है? आप गायब ना हो जाओ फिर, हैं? एक तो आपको ये अच का रूप याद करना है, अच का कहो या मरुत का कर लाओ, जो आप करो। कल देख लो, ये काम करके लाना है आपको। एक आपको राम का रूप जो है वो याद करके लाना है। भूल गए होंगे ना आप, समय नहीं मिलता होगा ना, कोई बात नहीं, आश्रम इत्यादि में सेवा रहती है, भूल जाते हैं कई बार। हमें उस बात की कोई वो नहीं है आपकी कि आपको नहीं आता है, आता, वो बात नहीं है। मेन बात ये है आप आ रहे हो तो आपको ये छोटी छोटी बात पता हो। अच का और राम का रूप आप याद करके आइए, उससे आपको मदद मिलेगी। ठीक है? अच्छा, तो एक तो हमारी इसमें षष्ठी है, दो सप्तमी है। पुमहा हमारी षष्ठी है, खई हमारी सप्तमी है, अंपरे हमारी सप्तमी है। तो
तो ये बात समझ में आ रही है हमारी कि षष्ठी के तो स्थान पे कुछ होना है, षष्ठी स्थान योगा का सिद्धांत है, और सप्तमी के पर रहते होना है। अच्छा, ये जो खई अंपरे है, आपको कुछ याद आ रहा है? हमने पहले षष्ठ छोटी में एक बात बोला करते थे, क्या बोला करते थे षष्ठ छोटी में? षष्ठ छोटी में अंपरक, अंपरक नहीं, शकार उसमें अंपरक होना चाहिए था। षष्ठ छोटी में शकार अंपरक ढूंढते थे कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? फोन पे शकार अंपरक बोलते थे, वहां फोन पर शकार अंपरक बोलते थे षष्ठ छोटी में, वार्तिक में ना। हाँ, अंपरक बोलते थे ना शकार। भाई यहाँ अठपरक बोलते थे या अंपरक बोलते थे, सूत्र में अठपरक बोलते थे और वार्तिक के अनुसार अंपरक, लेकिन परख का मतलब तो पकड़ आ रहा है ना। तो इसीलिए अंपरे, अंपरे देखो यहां भी अंपरक क्या होना चाहिए? खय प्रत्याहार, यानी पर में आपको खय प्रत्याहार मिले, लेकिन कैसा खय प्रत्याहार हो? उसके पर में अम का भी कोई वर्ण हो। बात पकड़ में आ गई? इसीलिए हमने वो आपको ताजा कराया। अर्थात पुम के स्थान पर कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है वो अभी बता देंगे, क्योंकि सूत्र में पूरी बात नहीं होती तो फिर वृत्ति देखते हैं, वृत्ति में कहीं से कोई नए पद हमें मिलते हैं। इसमें भी रू की अनुवृत्ति आ रही है। किससे आती है? मतु वसौ, बताया था ना कल, रू की अनुवृत्ति आ रही है। इसमें भी रूहु की अनुवृत्ति आ रही है। तभी देखो कैसे अंदाजा लगाना है हमें इस चीज का। जब हम इसकी वृत्ति देख रहे हैं तो इसमें देखो अंपरे खई पुमो रूहु, तो अंपरे हमें इसी का लग रहा है, सूत्र का ही है, और खई भी पद सूत्र का ही है कि नहीं? पुम शब्द भी इसी का है, लेकिन रूहु हमें नया दिख गया इसमें। इसका मतलब ये रूहु कहीं से आया है। तो ये रूहु हमने पहले भी देखा था कि ये रूहु कहां से आ रहा था, हमारा 8-3-1 पर सूत्र बैठा था। 8-3-1 पर, थोड़ा एक खोल दो बस दरवाजा, लाइट चली गई ना तो उनको लाइव वालों को दिक्कत आएगी। हाँ बस 8-3-1 पर ये सूत्र हमने पढ़ा था। आपने अष्टाध्यायी में इसमें देखा होगा, मतु वसो रू संबुद्धौ छंदसी। मतु वसो ऐसे लिख लिया करो अपने हाथ से, भले आप यहां लिख लिया करो, ऐसे हाथ से लिखने से वो याद रह जाता है। हम भी तो भूल जाते हैं, लेकिन हाथ से लिखने से हमें याद रह जाता है। मतु वसो रू संबुद्धौ, लिखने से अभ्यास बना रहता है। मतु वसो रू संबुद्धौ, ताकि आप कहीं भी आगे बढ़े और आपको दिखाई दे जाए कि अरे ये तो रू आ रहा है, तो इसकी अनुवृत्ति कहां से आ रही है, तो एकदम अपने हाथ से आपने लिख के देखा हुआ है। तो मतु वसो रू संबुद्धौ छंदसी सूत्र जो था हमने 8-3-1 पर पढ़ा था, याद है आपको? हमने 8-3-1 पर कल दिखाया था आपको, अष्टाध्यायी की पुस्तक में कल या परसों दिखाया होगा शायद, है याद है ना? 8-3-1 पर ही बैठा हुआ था ना, है आपके पास? अलाए आप लोग? अच्छा है, देखो एक बार 8-3-1 पर है क्या? यदि नहीं होगा तो भाई हम भी ठीक कर लेंगे अपने आप को, लेकिन हमें तो ऐसा ही याद है 8-3-1 से 8-3-12 तक ये जो है रूप प्रकरण चल रहा है, तो 8-3-1 पर ही होगा ये। मतु वसौ रू संबुद्धौ छंदसी, देखिए आप, हाँ देखो बैठा हुआ है वहीं, और 12 तक गई थी इसकी अनुवृत्ति, ये बताई थी ना पूर्व के पाठ में, है कि नहीं? दिखा आपको? दिखा महाराज? इनको बताओ किस नंबर पर पेज के, थोड़ा मदद करो, इनको बताओ कौन से नंबर पेज पे आ गया? हाँ, तो ये यहां से ये रू की अनुवृत्ति आई है, तो अवृत्ति इसकी पूरी बन गई। ठीक है, हमें 3 पद तो मिल गए सूत्र से, पुमहा खई और अंपरे। एक मिल गया हमें रू कहां से? वृत्ति, अनुवृत्ति होके, अनुवृत्त होके उधार ले लिया, अध्यार कर लिया, ले लिया हमने मतु वसो रू संबुद्धौ छंदसी से। तो वृत्ति क्या कह रही है? वृत्ति कहती है अंपरे खई, अर्थात अंपरक खय प्रत्याहार का वर्ण यदि पुम के पर में आ जाए, तो पुम के स्थान पर यदि पर में अंपरक खय आ जाए, अम प्रत्याहार का वर्ण आ जाए खय के साथ, खय प्रत्याहार के वर्ण के साथ, तो ऐसी स्थिति में पुम के स्थान पर आप रू आदेश कर दीजिए। अब पुम के स्थान पर जब बोलते हैं तो स्थान का मतलब क्या होता है? अलोअंतस्य प्रस्तुत हो जाता है, और अलोअंतस्य क्या कहता है? षष्ठी निर्दिष्ट कार्य अंतिम अल को हो, अंतिम अल के स्थान पर हो। अच्छा, फिर आगे क्या है? हाँ, आगे इन्होंने फिर रूप दे दिया, तो अब हम ये रूप ही उठा लेते हैं सीधा। पुम, आगे रूप देखो पुम। अब आपका पुराने सूत्रों का भी रिवीजन होने वाला है यहां पर। कोकिल,
पुम कोकिला, ये आ गया पुम कोकिला। अब ये देखो आप, पुम में पुम आ गया, पुम आ गया, और पुम के बाद में खय प्रत्याहार का वर्ण ककार आ गया। ये ककार खय प्रत्याहार में आता है क्या? देखो जरा, आता है। अच्छा, और ककार के बाद क्या है? ओकार। ओकार किस में आता है? अम प्रत्याहार में आता है क्या? शर्त मिल गई, ठीक है। क्या करें फिर? पुम के स्थान पर रू आदेश करें। जब स्थान पर बोला तो अंतिम अल को होगा। यह व्यवस्था किसने दी? अलोअंतस्य सूत्र ने। तो मकार के स्थान पर क्या करना है हमें? मकार के स्थान पर रू आदेश कर दीजिए, रू आदेश। कुछ इस तरह से आ गया कि नहीं आ गया? मकार के स्थान पर रू आदेश हो गया ना। अच्छा, और बाद में तो कोकिला हमारा है ही। अब मुझे आप ये बताओ कि यहां पर पू और मकार के स्थान पर रू आदेश हो गया और इसके बाद कोकिला आपको है, तो कौन सा सूत्र अभी पढ़ा है प्राप्त हो रहा है? अभी पढ़े हैं, 2 सूत्र पढ़े हैं, अभी 2 सूत्र पढ़े हैं, थोड़ी देर पहले। कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़े हैं। मैंने बोला भी कि इनको दोहरा लो, ये आगे आने वाले हैं। आप बताओ फोन पर, ऊपर वाले जो आ रहे हैं ना रूप, बताओ, बोलो, कोशिश करो। मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं उसको ताकि रूप बनाने में मदद मिले। ये थोड़ा मिटा दिया मैंने। पुम के स्थान पर, हाँ वही पूछने वाला हूं। ये धन कोकिला है। अब बताइए सबसे पहले कौन सा सूत्र प्राप्त है? इसमें तो अत्र अनुनासिक पूर्वस्यतु। अच्छा, क्या कर दूं फिर? अत्र अनुनासिक पूर्वस्यतु से कोई बात नहीं, बताइए, अच्छा बता रहे। सा आदेश कर दूं। और सोच लो क्या करना है। साई है या कुछ और है? सा आदेश करना है या कुछ है? अत्र अनुनासिक के पूर्वस्य की वृत्ति देखिए क्या लिखा है इसमें वृत्ति में। अत्र रूप प्रकरण, इस रूप प्रकरण में क्या हो जाए? इस रूप प्रकरण में रू के स्थान पर क्या हो जाए? अनुनासिक हो जाए। रू के स्थान पर रू के स्थान पर नहीं, रू के स्थान पर अनुनासिक नहीं हो रहा है, पूर्वस्य, पूर्व में, रू से पूर्व में, रू के स्थान पर नहीं, पूर्वस्य, रू से पूर्व में अनुनासिक आदेश हो जाए, ऐसा कहा है इसने। तो रू के पूर्व में आप अनुनासिक आदेश करो। यहां पर ये आ गया, अनुनासिक है। अच्छा, कोकिला आपको समझ में आ रहा है ना फोन पर? पुरु धन कोकिला स्थिति थी। रू से पूर्व में अत्र अनुनासिके पूर्वस्य सूत्र ने यहां पर हमें रू से पूर्व में अनुनासिक आदेश कर दिया। ये हुआ है अभी तक, ठीक है ना? ये सूत्र भी हमने इस पर लिख दिया हिंट के तौर पर। अत्र अनुनासिक सूत्र से ये ऐसा हुआ है। अच्छा, फिर दूसरे पक्ष में वो क्या कहता था? क्योंकि ये विकल्प से कार्य करता था। बोले जहां पर अनुनासिक ना हुआ हो, अनुनासिक विहाय, अनुनासिक जहां नहीं हुआ है, अनुनासिक को छोड़कर जहां अनुनासिक नहीं हुआ है, अर्थात जिस पक्ष में ये ऐसा था ऐसा ही है, जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं हुआ है, रू का तो कुछ नहीं बिगड़ा अभी, रू तो ऐसा ही है। यहां पर जिस पक्ष में कह रहे हैं अनुनासिक नहीं हुआ है, अर्थात उस पक्ष में भी कुछ करना है, तो उस पक्ष में क्या कर रहा है? दूसरा सूत्र, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, तो वहां पर अनुस्वार हो जाए। तो ये पू अनुस्वार, ये रू और ये कोकिला। देखो ये चीज तो आपको पूर्व के सूत्रों से ही आ रही है, इसमें कोई हमने नई बात नहीं बनाई है। ये किससे है? ये किससे हुआ? ये किससे हुआ? अनुनासिकात्। बस ठीक है, इतना ही लिख दिया हमने। अब मुझे ये बताइए, अब कोई और सूत्र प्राप्त है क्या जो अभी अभी पढ़ा है हमने? अभी अभी कोई सूत्र पढ़ा हो? देखो अब रू आ गया यहां पर और ये कोकिला, अभी अभी कोई सूत्र पढ़ा हमने, वो कोई प्राप्त है यहां पर? ये वो है ना, क्या बोलते हैं? हाँ, विसर्जनस्य सः। विसर्जनस्य सः क्या कहता है? विसर्जनस्य सः, विसर्जनस्य सः क्या बोलते? मतलब खरी जो खर प्रत्यार है ना, उसमें पर हो, उसको सादेश हो। अच्छा, आप फोन पे आप बताना अब कौन सा सूत्र प्राप्त है यहाँ पर?
खरावसानयोर विसर्जनीय। क्या कर देगा फिर वो इसको रकार को विसर्ग कर देगा। रकार को विसर्ग कर देगा, रेफ को विसर्ग कर देगा। तो अब यहां पर रेफ क्या बन गया हमारा, विसर्ग। ये वाला यहां रेफ क्या बन गया, किन से बना, ठीक है, इस सूत्र से बना। अच्छा, अब ये स्थिति बन गई हमारी। अब आगे क्या सूत्र लग सकता है, थोड़ा शास्त्रार्थ सा किया था उसमें कि विसर्जन इससे सहा लग जाएगा। अब यहां तो लग सकता है विसर्जन इससे सहा, यहां वासरी बात ही नहीं कर रहा, वासरी बात थोड़ी कर रहा है, क्योंकि वहां तो सर प्रत्यय आर के परे रहते था, ये ककार शर में थोड़ी आ रहा है। विसर्जन इससे सहा लग सकता है कि नहीं लग सकता है, बताइए। अच्छा, तो विसर्जन इससे सहा क्या कहेगा यहां पर, सकार आदेश कर दो, ठीक है। तो विसर्जनीय से सहा भी यहां प्राप्त है, विसर्जनीय से सहा सूत्र यहां प्राप्त है। लेकिन विशेष स्थितियों में समपुंग का नाम सो वक्तव्य सूत्र ने क्या कहा था, समपुंग और कान। यदि समपुंग और कान आ जाए तो क्या करो, विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश कर दो, विसर्ग के स्थान पर काम। तो ये विसर्जनीय से सहा जैसा ही कर रहा है, सकार आदेश ही कर रहा है, लेकिन कौन सी स्थिति में कौन सा सूत्र कौन सा वार्तिक लगाना है, ये बात हमारे मस्तिष्क में ठीक से होनी चाहिए। यही तो आप कह दोगे कि रूप तो बन गया, सकार लगा के झट से बना दोगे, ये पुस्तक में देखकर ऐसा मुझे कई विद्यार्थियों ने बताया। जो विद्यार्थी संस्कृत से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शास्त्री कर रहे हैं और आचार्य कर रहे हैं, उन्होंने मुझे एक दिन ये बात बताई। मैंने कहा कि आप जब परीक्षा देने जाते हो तो आपसे रूप सिद्धि पूछी जाती होगी। बोले जी गुरुजी पूछी जाती है। तो आप जब कॉपी में लिखकर आते हो तो फिर उसको क्या पूरे सूत्रों को लिखते हो? तो उन्होंने बोला गुरुजी हम तो कैसे भी करके तिगड़मबाजी से बस रूप सिद्ध कर देते हैं, वो देखते ही नहीं है, जांचते नहीं है ज्यादा। कई बार कई लोग जांचते भी होंगे लेकिन वो ठीक से जांचते नहीं, लेकिन यहां ऐसा नहीं चलेगा। आप प्रक्रिया ग्रंथ ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखो, रूप तो आप क्या है इसका वही बनेगा, सकार आदेश ही होगा। विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश ही होने वाला है, लेकिन विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश किस सूत्र से हुआ ये आपकी खोपड़ी में प्रस्तुत होना चाहिए। तो यहां विसर्ग के स्थान पर जो सकार आदेश है वो विसर्जनीय से सहा से हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल विशेष वार्तिक उपलब्ध है और सामान्य की अपेक्षा विशेष को ही हम स्थान देते हैं। तो विशेष वार्तिक जो कह रहा है कार्य तो वो भी एक जैसे कर रहा है, समपुंगा नाम से वक्तव्य। यदि सम आ जाए, पुम आ जाए, कान आ जाए, उससे पर के विसर्ग को सकार आदेश कर दो तो क्या बन गया रूप हमारा ये यहां। और किससे हुआ ये? समपुंग का नाम सो, ठीक है ना। ये इसलिए आप जो है ये खोपड़ी में सेट कर लेना। इसकी जगह पे ये मत लिख देना अरे गुरुजी रूप में क्या फर्क है, वही तो रूप बना, विसर्जनीय से सहा से बना देते हैं, उसमें क्या है। नहीं नहीं, वो सूत्र से किससे बना? समपुंग का नाम सो वक्तव्य नाम के वार्तिक के कारण ऐसा बना। आपको समझ में आ गया फोन पर क्या रूप सिद्ध हुआ फाइनल? जी हाँ स्वामी। तो ये इसमें 2-3 सूत्र जो थे वो निकल के आए। पुमक हयम परे के सूत्र में पुम धन कोकिला हमें सबसे पहले आप बता सकते हैं हमें फटाफट? पुम धन कोकिला की स्थिति हमने दी, सारे सूत्र प्रस्तुत बताइए कौन कौन से हुए, कौन से प्रस्तुत हुए, कौन से लगे? पुम धन कोकिला है, ठीक है। उसमें समाह सुटी से रू आदेश हो गया। समाह सुटी से नहीं, समासुटी रू आदेश कर रहा है इसमें, वो तो सम में करता है केवल, वो तो सम में कार्य करता है, सम थोड़ी है, ये तो पुम है। नहीं 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 इसी सूत्र से हुआ ना, पुमा खय्यम परे से। भाई पुमा खय्यम परे ही तो कह रहा है ना, पुमा खय्यम परे से ही हुआ रू आदेश है ना। पुम शब्द आते ही पुमा खय्यम परे प्रस्तुत हो गया तो है ना। तो फिर क्या हुआ आगे बोलिए, चलो यहाँ हिंट हमने कर दिया, बोलते जाइए फटाफट, आपकी जबान पे चढ़ना चाहिए ये सब। हाँ जी बोलिए। पुम के माँ के मकार के स्थान पर रू आदेश हो गया। किससे?
और रू किस सूत्र आदेश से? होने पे किस फिर सूत्र से? अत्रानुनासिक नहीं 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 नहीं, पूर्वस्य पुम पुम के मकार को रू आदेश किस सूत्र से हुआ? पुमा खय्यम परे। ठीक है, अब आगे बढ़िए, ऐसे बोलते चलिए। जी, पुमा खय्यम परे से पुम के मकार के स्थान पर रू आदेश हो गया। ठीक है। और फिर अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, इस सूत्र से रू के पूर्व ठीक है। जो वर्ण है उसको अनुनासिक आदेश हो गया। ठीक है। और अनुनासिकात पर अनुस्वारः सूत्र से जो दूसरा था, हाँ, उसमें अनुनासिक आदेश हो गया। अनुस्वार, अनुस्वार है, अनुस्वार आगम हुआ। एक अनुनासिक जो है आदेश है, अनुस्वार जो है वो आगम है। ठीक है, हाँ जी, हाँ। आगे। आगम हो गया। ठीक है। और फिर आगम हो गया, फिर विसर्जनीयस्य सः हाँ, से इसको उसको क्या कहते हैं, विसर्ग को, नहीं, विसर्जनीयस्य सः से विसर्ग आदेश हुआ। नहीं नहीं, विसर्जनीय से सहा सूत्र यहां पर प्राप्त था, लेकिन उसने कार्य नहीं किया, क्योंकि वार्तिक जो कह रहा है वो कुछ विशेष बात कह रहा है। तो विसर्जनीय से सहा को ना लेकर हमने प्राप्त तो था, ठीक है, लेकिन हमने वार्तिक से कार्य करवा दिया। वार्तिक कौन सा लगा? संपुंका नाम सो वक्तव्य। उसने क्या कहा कि पुम कान और सम शब्द के मकार, पुम शब्द और इनके आगे अगर हमारा विसर्ग आ जाए तो विसर्ग को हमारा क्या हो? सकार आदेश हो जाए। तो उसकी मदद से हमने ये पुंस कोकिलः रूप हमने बना दिया। 6 नंबर इस पे टिप्पणी है, क्या कह रही है? पुमान पिकः। अच्छा, पुंस कोकिला, ये इसके लिए बोलते हैं कोई पुरुष ऐसा हो ना, कोयल की तरह मीठा बोलता हो, कोई ऐसा बोलते हैं ना कई लोग, बड़ी मीठी वाणी होती है, महाराज कह रहे हैं आपकी भी है तो उसको पुंस कोकिला बोलते हैं। चलो, नया नाम आ गया। ठीक है, तो ये यहां तक के सूत्र थोड़ा मस्तिष्क में आप बैठा लीजिए ठीक से, और आपके लिए कार्य जो हमने दिया है वो आप करके आइए। सरल है कार्य, कठिन नहीं है। ठीक है, फिर बाकी का कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सूत्र हम जानबूझ के बहुत ज्यादा नहीं उठाते, क्योंकि उद्देश्य है आपकी खोपड़ी में बैठा देना। उद्देश्य सूत्रों की संख्या को उड़ाना नहीं है।